हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम टू परिधि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL और SCC MTS के लिए कुछ सामान्य जानकारी को समझने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न 26 नंबर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDA? PDA का पूरा नाम क्या है? एक नंबर ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, 2 नंबर है पर्सनल डाटा एडिशन, 3 नंबर है पर्सनल डिजिटल एडिशन, 4 नंबर है पेरिफेरल डिजिटल असिस्टेंस। हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर हम लोग का ए यानी कि 1 नंबर होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यह संक्षिप्त शब्द में PDA से तात्पर्य पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस से है। इसे हैंड होल्ड PC या पर्सनल डाटा असिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। यह एक मोबाइल डिवाइस है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में कार्य करता है। इस शब्द की उत्पत्ति पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट से हुई है। यह एक एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर के यूजर को तुरंत सलाह देता है, कॉन्टेक्ट्स और दूसरी सूचियों के संदर्भ में क्विक रेफर को प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, सिचुएशन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर। स्थिति विश्लेषण किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है हम लोग का एनालिसिस कैपिटल मार्केट, 2 नंबर में हमारा एनालिस्ट विश्लेषण, 3 नंबर है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, 4 नंबर है एनालिसिस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार का विश्लेषण और पूंजी बाजार। आंसर हम लोग देख रहे हैं इसका 27 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि एनालिस्ट यानी विश्लेषण। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, परिस्थिति विश्लेषण से तात्पर्य विधियों के संचयन से है जिसका प्रयोग व्यवस्थापक द्वारा संगठन की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण और संगठन की क्षमताओं को अध्ययन करने के लिए, साथ साथ उपभोक्ताओं और व्यावसायिक वातावरण को समझने के लिए किया जाता है। यह स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी तथा थ्रेशर के विश्लेषण के लिए उपयोगी है, जिसमें किसी संगठन के आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों के संगठन के सम्मुख आने वाले बाह्य अवसरों और चुनौतियों का रणनीतिक रूप में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है, 28 नंबर है हम लोगों का, द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन वाज मॉडल्ड आफ्टर विच कंट्री? एग्जाम्पल बाई मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? ऑप्शन है 1 नंबर में जापान, B नंबर में है ग्रीस, 3 नंबर में चीन और 4 नंबर में रूस। हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर यानी कि चीन। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुबलाई खान और फारस के शासक गजन खान से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। इन शासकों ने भी अपने राज्य से सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल तांबे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, द केस ऑफ हार्ट अटैक इज। दिल के दौरे का कारण क्या होता है? दिल के दौरे का कारण होता है, ऑप्शन है बैक्टीरिया, B में है यानी कि 2 नंबर में वायरस, 3 नंबर में है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, 4था नंबर है इम्पेयरमेंट टू हार्ट वर्किंग ड्यू टू अननोन रीजन, अज्ञात कारण से हृदय के कारण कार्य करने की क्षति। इसका आंसर देख रहे हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा हम लोग का 29 नंबर का 3 यानी कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी? 30 नंबर है, निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? ए में है फ्यूजल फ्यूल जीवाश्मिक ईंधन, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा में है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। 30 का हम लोग आंसर देख रहे हैं 3 हो जाएगा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं 30 का
2013 के आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व में कुल विद्युत या 130 TWh का 22% उत्पादन करते हुए नवीकरणीय विद्युत प्राकृतिक गैस को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत स्रोत बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग और ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव पिंड और जलीय ऊर्जा शामिल है। वैश्विक विद्युत उत्पादन में कुल विद्युत के 2/3 लगभग 67% से अधिक योगदान के साथ जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन का सदृश आधार बना हुआ है। 31 नंबर हम लोग देख रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ? निम्न में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। पहला है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स और चौथा है प्रोटॉन्स। तो हम लोग 31 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। न्यूक्लियस केंद्र परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना एक छोटा सा सघन क्षेत्र है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस केंद्रक का निर्माण करने के लिए नाभिकीय बल द्वारा एक साथ आबंध बनाते हैं। 1909 के गागिर मार्डसन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट है हम लोगों का 32 नंबर। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कार्यकाल है? तो ऑप्शन है 5 ईयर्स, दूसरा है 6 ईयर्स, तीसरा है द सेम एज डेट लोकसभा, चौथा है 2 ईयर्स। तो हम लोग का 32 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 6 ईयर्स। राज्य प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यसभा के लिए निर्वाचन सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल की अवधि तक पद पर बना रहेगा। सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर दिया है। नेम द फिजिसिस्ट अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम थ्योरी इन 1918। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन दिया हम लोग का मैक्स प्लैंक, दूसरा है नील्स बोर, तीसरा है मैक्स प्लांक और चौथा है बॉरी। तो 33 का हम लोग का आंसर 3 हो जाएगा, मैक्स प्लांक। इनके बारे में जान रहे हैं। क्वांटम सिद्धांत के अपने युगांतकारी अनुसंधानों के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स प्लांक को 1918 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जिस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षताओं के सिद्धांत ने आकाश और काल यानी स्पेस एंड टाइम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार इस सिद्धांत ने परमाणविक और उपपरमाणविक प्रक्रियाओं को समझने में मनुष्य की सहायता प्रदान की। नेक्स्ट है हम लोग का 34 नंबर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, 2 नंबर है बीबी गिरी, 3 नंबर है सी राजगोपालाचारी और 4 नंबर है लॉर्ड डलहौजी। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत 1947 के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत 1947 से 48 के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, हालांकि वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है, 35 नंबर है। व्हाट इज द लिपिड? लिपिड क्या है? लिपिड ऑप्शन में दिया है लिपिड आर मोनोसेक्राइड, लिपिड मोनोसेक्राइड है। दूसरा में है लिपिड डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल्स, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। फ्रूट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ लिपिड्स,
फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं। 4 नंबर में है कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स आर टाइप ऑफ लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 35 का हम लोग का आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड्स लिपिड के प्रकार हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। लिपिड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणुओं जैसे वसा, मोम, अस्टेल्स, वसा, घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, मोग्नेलिपिसेराइलेस, डाइसिलिक्सर, ट्रिग्लाइजेशन, फास्फोलिपिड इत्यादि का एक समूह है। इसमें वसीय अम्ल और उनके डेरिवेटिव्स, इनमें डाइमोनिलिट्राइल्स और फास्फोलिपिड्स शामिल है। इनके साथ साथ अन्य अस्टेरस जिसमें मोटाबेलाइटिस जैसे कोलेक्ट्राइस अंतर्विष्ट हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 36 नंबर। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे है। 1 नंबर में है हम लोग का ऑप्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर। 2 नंबर में है हाउ फास्ट द रिएक्शन गो, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया है। 3 नंबर में है द मैकेनिज्म एंड पाथ ऑफ द मोलिक्यूल्स टेक इन जॉइनिंग फ्रॉम ऑन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग। 4 नंबर में हम लोगों का ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, यानी कि सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं 36 नंबर है ना, 36 नंबर का आंसर हम लोग देख रहे हैं 4 हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कैसे सत्य है। 36 नंबर का 4 हो जाएगा रसायन विज्ञान में रासायनिक प्रक्रियाओं और कारक जिस पर वे निर्भर रहते हैं की दरों की क्रिया विधि का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। यह इस तथ्य का अध्ययन करता है रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से घटित होती है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है और अभिक्रिया के घटित होने के प्रभावी कारणों का अध्ययन करता है। यह अभिक्रिया की गतिविधियों का अध्ययन करता है। इस तथ्य की जांच करता है कि अभिकारक उत्पाद बनने में क्रम में किस पाथ का प्रयोग करता है और अभिक्रिया के दौरान किस आबंध का निर्माण हुआ और कौन सा आबंध भंग हो गया इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का 37 नंबर। 37 नंबर है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग्स इज आर करेक्ट डेफिनिटेड ऑफ हैबिट। निम्न में से कौन सी हैबिट की सही परिभाषा है? हैबिटेट की कौन सी? तो ऑप्शन ए में है ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सर्वल टाइप्स ऑफ कम्युनिस्ट, विभिन्न प्रकार के समुदायों की जटिलता। बी में है नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव का प्राकृतिक परिवेश। 3 नंबर है द प्लेस वेयर इज वुड गो फाइंड द पर दोनों एक ही में है पर पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वह स्थान जहाँ पर जीवित जीव पाए जाते हैं। 3 नंबर में है नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर ऑन वुड गो फाइंड द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव का प्राकृतिक परिवेश और वह स्थान जहाँ पर जीवित जीव पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 37 का 4, यानी कि 4 नंबर ये हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर ऑन वुड गो फाइंड द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं 37 का 4। आवास को सामान्यतः किसी सूक्ष्म जीव के प्राकृतिक प्रवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवास वह स्थान जिसमें कोई जीवित रहने के लिए विकास करने के लिए निवास करता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें कोई सूक्ष्म जीव निवास करता है या यह भौतिक पर्यावरण है जो विभिन्न प्रजातियों से घिरा हुआ है।
यह अर्थ में बायोटोप शब्द के समान है। बायोटोप से तात्पर्य विशिष्ट समुदाय के पौधों और जीवों से संबंधित सामान्य पर्यावरणीय अवस्था वाले क्षेत्र से है। नेक्स्ट है हम लोगों का 38 नंबर है, देख रहे हैं क्या है। द पंचशील एग्रीमेंट वाज बिटवीन इंडिया एंड। पंचशील समझौता भारत के किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन है हम लोगों का ए में रूस, बी में है चीन, 3 में है ब्राज़ील और 4 नंबर है श्रीलंका। इसका 38 का आंसर देख रहे हैं 2 हो जाएगा, यानी कि चीन। देख रहे हैं कैसे चीन होगा इसके बारे में। 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। शांति असहिष्णु के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के मध्य परस्पर व्यवहार और व्यापार को बढ़ावा देने वाले समझौते की प्रस्तावना का निर्माण करता है, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को पेकिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील समझौते से निर्गुट आंदोलन के आधार पर निर्माण हुआ, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई। नेक्स्ट है हम लोग का 39 नंबर है। 39 नंबर है मार्केट सेगमेंटेशन इज। मार्केट विभाजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है 1 नंबर में ग्रुप ऑफ सेल्स पर्सन्स, विक्रेताओं का समूह। 2 में है डिवाइडिंग टारगेट ग्रुप ऑफ पर देयर नीड्स, लक्षित समूह उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना। 3 नंबर में है मार्केट डिवीज़न, बाजार विभाजन। 4 नंबर में मार्केट स्पेस, बाजार विस्तार। तो 39 का हम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा डी, डिवाइडिंग टारगेट ग्रुप एज पर देयर नीड्स। देख रहे हैं कैसे होगा इसके बारे में हम लोग 39 का। मार्केट सेगमेंटेशन एक विपणन रणनीति है। इससे तात्पर्य समान आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं समान वस्तुओं की मांग करने वाले कुल प्रतिशत प्रत्याशित केंद्रों के समूह या कई भागों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करना है, जो लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं को अपेक्षित करने से पूर्ति होता है। नेक्स्ट हम लोगों का ए लाइट, 40 नंबर है। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 1 नंबर में है टाइम, 2 नंबर है डिस्टेंस एंड स्पेस, 3 नंबर में लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी की लंबाई, और 4 नंबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, प्रकाश द्वारा पार की गई दूरी। इसका आंसर देख रहे हैं 40 का 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी की लंबाई। देख रहे हैं कैसे होगा 40 का। प्रकाश वर्ष की लंबाई का मात्रक है, प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक है, जिसका प्रयोग अनौपचारिक रूप में खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष तय करता है, जो कि लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर या लगभग 6 ट्रिलियन मील है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IUN ने द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 जूलियन वर्ष दिन में तय करता है। नेक्स्ट हम लोग का देख रहे हैं 40 के बाद 41 नंबर है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्वेड ऑन, विश्व जल दिवस की तिथि को यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा में है 14 मार्च, तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 25 मार्च। 41 का हम लोग का 3 हो जाएगा 22 मार्च। देख रहे हैं इसके बारे में। विश्व जल दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरी में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एजेंडा 21 के अंतर्गत सर्वप्रथम औपचारिक रूप से इस दिवस को मनाए जाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा विश्व जल के दिवस को निर्दिष्ट किया गया था। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 41 नंबर है, 42 नंबर। क्लाउड ब्रस्ट मीन्स, बादल फटने का क्या अर्थ है? ए नंबर में ऑप्शन शोइंग ऑफ शेड्स ऑफ ए क्रॉप इन क्लाउडी वेदर, मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना। 2 नंबर में है एबनॉर्मली हैवी डाउनपाउर ऑफ रेन एसोसिएटेड विथ ए थंडरस्टॉर्म, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी
बरसात। 3 नंबर में है फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा का निर्माण। 4 नंबर में है प्रेसेंस ऑफ सेक्रेटेड फ्लक्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़े मौजूदगी यानी। नेक्स्ट हम लोग का देखिए इसका आंसर 42 का क्या हो जाएगा। 42 का हम लोग का 2 हो जाएगा। भारी तूफानों के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, इसके देखने के बारे में। अवक्षेपण के अत्यधिक मात्रा के कारण बादल फटने की घटना होती है। कभी कभी ओलावृष्टि और जोर से बादल गरजने के बाद बादल फट जाता है। प्राय बादल फटने की अवधि अधिक देर तक घटित नहीं होती, लेकिन इस घटना में कुछ मिनटों के दौरान ही इतनी अधिक मात्रा में वृष्टि हो जाती है कि बाढ़ और जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने से अत्यधिक मात्रा में पानी जमा हो सकता है। हालांकि बादल फटने की घटना कभी कभार ही होती है, क्योंकि बादल फटने की घटना प्राय ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र या अचानक संघनीकरण वाले क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का 43 नंबर, यहाँ पे 43 नंबर। द क्लीनेस्ट इंडियन रेलवे स्टेशन इज, सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन है 1 नंबर में मुंबई, 2 नंबर में चेन्नई, 3 नंबर में बेंगलुरु और 4 नंबर में है सूरत। तो 43 का 4 हो जाएगी यानी कि सूरत। देख रहे हैं इनके बारे में। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा मार्च 2016 में जारी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सूरत, राजकोट और बड़ोदरा तीनों गुजरात में हैं। भारत में 10 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल थे। सूरत और राजकोट 60 करोड़ प्रति वर्ष अनाज अर्जन करने वाले रेलवे स्टेशन की सूची में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर थे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ रिमूवल डिसमिसियल ऑफ ए सिविल सर्वेंट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के पदच्युति को संबोधित करता है या निष्कासन को संबोधित करता है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 25, आर्टिकल 256, आर्टिकल 311, आर्टिकल 377 यानी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर 44 का 3 नंबर हो जाएगा, आर्टिकल 311। 311 में देख रहे हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन नागरिक हैसियत में नियोजित व्यक्ति को पदच्युत किए जाने पर पद से हटाए जाने वाले रैंक में कमी किए जाने से संबंधित है। यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का ये राज्य सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, इसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का 45 नंबर। इन विच रीजन इज ट्रैक्ट फार्मिंग डॉन, इनमें से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो 1 नंबर में है ड्राई रीजनेशन, 2 में है ड्राई रीजन शुष्क क्षेत्र, स्लोप ऑफ हिल्स पहाड़ी या माउंटेन टॉप्स पर्वत की चोटी, रूफ टॉप्स मतलब रफ टॉप होगा। आंसर इसका 45 नंबर का देख रहे हैं हम लोग, बी हो जाएगा, स्लोप ऑफ हिल्स पहाड़ियाँ। इसके बारे में देख रहे हैं कैसे होगा। सीढ़ीदार कृषि से तात्पर्य फसल उगाने के क्रम में पर्वतीय भू क्षेत्र या पहाड़ के समतल क्षेत्रों को काटकर सीढ़ी बनाकर की जाने वाली खेती से है। इसके अंतर्गत पहाड़ों एवं पर्वतों के एक तरफ ढालों से काटकर सीढ़ियां बनाकर खेती करने या पौधा लगाने में की प्रक्रिया शामिल है। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग का 46 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इन 1976 was an outcome of शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1976 में कौन सी घटना भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता का परिणाम थी। 1 नंबर में है रेस ऑफ
डिप्लोमेटिक्स रिलेशन, दूतावास स्तर पर राजनीतिक संबंधों की शुरुआत, हाल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियारों के उत्पादों पर रोक, एरियाज वार्स कंडीशन इन बोथ द कंट्रीज, दो देशों के बीच युद्धों की संभावना उत्पन्न हो गई। 4 नंबर है एरियाज कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेड एंड मॉर्टल विफिट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज व्यापार और आपसी मुनाफे के लिए दोनों देश के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। इसका आंसर देख रहे हैं 46 नंबर का। 46 नंबर का आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा। पहला, दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंधों की शुरुआत हो जाएगा। देख रहे कैसे होगा। 1972 में हुए शामिल समझौते, शिमला समझौते के अंतर्गत प्रशमनीकरणीय में दिशा के उठाए गए कदमों पर विचार विमर्श करने में परिणाम स्वरूप जुलाई 1976 में दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंधों की पुनः शुरुआत हुई। शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक संबंधों की शुरुआत होने की उम्मीद बनने लगी। नवंबर 1974 में ट्रेड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, वे जनवरी 1975 के व्यापार समझौते का सूचक था। इसके साथ साथ दोनों देशों के मध्य रेल संपर्क में निजी व्यापार को पुनः बहाल करने की बात कही गई। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर है, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239 से एंड 240, यानी कि अनुच्छेद 239 से और 240 में संशोधन में उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था। ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, एक में है अरुणाचल प्रदेश, 2 में है उत्तराखंड, 3 में है सिक्किम और 4 में क्या दिया है, 4 में दिया है हम लोग का छत्तीसगढ़ दिया है, यहाँ पे कट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा हम लोग का 1, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में जान रहे हैं। 47वें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के सुधारने में 1975 के द्वारा अनुच्छेद 239 ए में 240 के संशोधन किया गया, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसके लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे है 38 नंबर है, यहाँ पे 48 नंबर यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द हाइटेस्ट पर कैपिटा इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सा देश विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एमिटर है। तो 1 नंबर है सऊदी अरब, 2 नंबर है कतर, 3 नंबर है यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र और 4 नंबर है इंडिया। तो 48 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कतर। देख रहे हैं कैसे कतर होगा। यूरोपीय आयोग के नीदरलैंड इन्वायरमेंट असिस्टेंस एजेंसी द्वारा 2014 में जारी आईडीजीआर डाटाबेस के अनुसार 2013 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टी के संदर्भ में कतर की प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन क्षमता 39.13 सबसे अधिक थी। इसके बाद अन्य खाड़ी देशों जैसे कुवैत 28.33, संयुक्त अरब अमीरात 21.3 और ओमान 18.92 प्रति व्यक्ति आए अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले देशों में शामिल थे। 38 के बाद 49 नंबर देख रहे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ लिमिनियस इमेक्टेंस इज, प्रकाश मिति उत्सर्जकता की एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई क्या है। 1 नंबर है लक्स, बी नंबर है कैनेडा, 3 नंबर में है ल्यूमेन, 4 नंबर है ल्यूमेन सेकेंड। तो इसका आंसर 49 का हो जाएगा 1 लक्स प्रदीपक और प्रदीप प्रकाश का एक एसआई मात्रक है। यह प्रति इकाई क्षेत्र में प्रदीप प्रवाह मापता है। यह प्रति वर्ग मीटर में 1 ल्यूमेन का समान है। प्रकाश मिति के क्षेत्र में यह मानव आंख द्वारा दिखाई देने वाली प्रकाश की तीव्रता का मापक है, जो सतह से होकर गुजरती है या सतह पर पड़ती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग का क्या है,
विच 50 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाटर इंक, निम्न से कौन मतदाता स्याही का प्रमुख यौगिक क्या है? तो 1 नंबर में है सिल्वर नाइट्रेट, 2 नंबर में अमोनियम क्लोराइड, सी नंबर यानी 3 नंबर में सिल्वर क्लोराइड, 4 नंबर में है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका 50 का आंसर 1 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। देख रहे हैं इसके बारे में, मतदान में प्रयुक्त होने वाली स्याही यानी कि इंक में सिल्वर नाइट्रेट नामक रासायनिक प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को अधिकता वरीयता दी जाती है क्योंकि यह जल में विलय है और काली स्याही वाले विलय का निर्माण करता है। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करने के लिए लवण के साथ अभिक्रिया करता है जो कि जल में अविलय है। जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के साथ चिपक जाता है, जिसे साबुन या पानी अल्कोहल से भी साफ करना कठिन होता है। कर्नाटक स्थित मशहूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड भारत में अमिट स्याही का निर्माण करने वाली एकमात्र अधिकृत कंपनी है। धन्यवाद।